वुल्फा भेड़िया। अरे गुरु बाटकी, आप यहाँ अपने समय में 5,000 वर्ष बाद यहाँ पर कैसे आए? हाँ भेड़िया, मैं तुम्हें यहाँ 5,000 वर्ष बाद लेने आया हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। यह सब तुम वहाँ पहुँचने पर ही जान जाओगी। लेकिन क्यों गुरुराज? उल्फा, नहीं गुरुराज, अब मैं वापस नहीं जा सकता। मेरी दुनिया बदल चुकी है। नहीं भेड़िया, तुम्हारे साथ अपने समय में वापस जाना होगा। नहीं गुरुराज, भेड़िया तुम भूल रहे हो, वहाँ तुम्हारा अपना राज्य है, तुम्हारे अपने लोग हैं। आप लौट जाओ गुरुराज। अगले ही पल हवा में उठा गुरुराज बाटकी का दंड। भेड़िया को अभ्यास भी न हो पाया। भेड़िया सोच लो, अगर तुम्हें जबरदस्ती करनी होगी। और इससे पहले दंड से निकलने वाली किरणें के कारण भेड़िया मूर्छित हो धरती पर पड़ा। भेड़िया, अभी तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हें आखिर हम तुम्हारे गुरु हैं। और जब भेड़िया को आँख खुली तो उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पाया जहाँ उसका जीवन बीता था। जाग गई भेड़िया, आखिर तुम्हें यहाँ लाने के लिए ज़बरदस्ती ही सही। गुरुराज, आपने सही नहीं किया। जानना चाहते हो भेड़िया, हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हो? हाँ गुरुराज। तो सुनो भेड़िया, तुम यह नहीं जानते कि बुल्फानो का निवासी बुल्फानो को छोड़कर कहीं और जाकर नहीं रह सकता। और तुम बुल्फानो के युवराज हो और तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि तुम यहाँ रहकर राज करो। और बुल्फानो को छोड़कर जाने को सजा दी जाती है, शायद तुम नहीं जानते को भी। सबसे अगले ही क्षण चार मजबूत हाथों ने जकड़ लिया भेड़िया को। छोड़ दो मुझे। लेकिन पकड़ भेड़िया की जिस्मानी ताकत से ज़्यादा मजबूत थी। हजारों लाखों कोशिश के बावजूद भी भेड़िया उन लोहे की मजबूत हाथों से न छूट पाया। छोड़ दो मुझे। और चार हाथ भेड़िया को बांध दिया नगर के बीचों बीच चौराहे पर। ये ठीक नहीं है। हाँ, छोड़ दो मुझे। कोबी को मार डालो, इसे कानून तोड़ा है। लेकिन शायद वह भेड़िया की आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। हर एक के गले में एक ही आवाज़ निकल रही थी। भेड़िया को यह समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सपन सा लग रहा था भेड़िया को। भेड़िया, तुम आखिरी बार अपने देवता को याद कर लो। गुरुराज, मैं तो युवराज हूँ, फिर ये मेरे साथ यह सब क्यों? गलत को भी, तुम उपमानों के युवराज सब के लिए बराबर कानून है। कानून की नज़र में युवराज और भिखारी कोई अंतर नहीं। और तुम्हें सज़ा मिलेगी क्योंकि यहाँ चल रही भेड़िया की देवताओं की बलि चढ़ाने की तैयारी। और इसके बाद जो आंखें दृश्य सामने आया, उसे देखकर तो किसी के भी मजबूत दिल दहल जाए। नहीं नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन भेड़िया की चीखों पर कोई असर नहीं हुआ उसकी। और कदम बढ़ते कदमों पर हो रहा था क्योंकि उन दो जोड़ी कदमों की मलिका शायद कान नहीं थे। और अगले ही क्षण उन जल्लादों के चमकीले फरसे उठाए। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन फरसों से आसमान के दैत्य के सूरज को उठा लिया हो। और थम गए उस भेड़िया मानवों के सांसें। और तेजी से उठे हाथ वापिस नीचे की ओर आए। और भेड़िया विश्वास नहीं कर पा रहा था अपनी आंखों पर। और उसकी मौत इतनी आसान है कि समझने का भी समय न मिला। खचखट। और बहुत भयानक सपना था। उफ, ये बार बार क्यों आ रहा है? क्या सही में देवता मुझसे नाराज हैं? ओह, अभी आधी रात लगती है। तभी एक जानी पहचाना आवाज़ सुनाई दी। और आवाज़ की थी जैन की। क्या हुआ भेड़िया? कुछ नहीं जैन, सिर्फ एक सपना था। फिर तो वही सपना देखा होगा। हाँ जैन। उफ, आओ बैठो, तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये ये है अब से 50,000 वर्ष पहले की बात।
राज्य है वुल्फानो, वह बहुत सुंदर है। यहाँ पर भेड़िया मानवों का राज था। वुल्फानो का शक्तिशाली शासन था। जाबाज बुल का 8.5 फीट का आकर्षण चौड़ी छाती, अपने आप में अकेला था वह पूरे राज्य में। कोई उसके सामने करना तो दूर, उसे आंख मिलाने की हिम्मत न करता। आओ, डरते क्यों हो, यह सिर्फ अभ्यास है। नहीं हजूर। और साथ में वह निपुण था भारत की प्रजातंत्र आत्म रक्षक कलाओं में। अपने आप में एक बहुमुखी प्रतिभा था उल्फा। शिकार उल्फा की जान थी, इसलिए निकट के जंगल में अक्सर शिकार किया करता था उल्फा। और अनेक वुल्फानो राज्य के साथ ही जंगल में एक शासक दूसरा राज्य था, ककुंगी, और जहाँ इंसानों का राज था। और शक्तिशाली शांत स्वभाव के कोकणी स्त्रियां सुंदर कोमल और पुरुष बलवान। कोकांगी कोकणी राजकुमारी थी सुविरिया, और सुंदरता की जीती जाती प्रतिमा थी। और नाम के अनुरूप थी सुरविया के साथ शिकार भी उतनी ही शौकीन। जंगल की सीमाएं इतनी असीमित क्यों न हों, लेकिन एक बार राह पर चलने वाले को मिल ही जाते हैं। तीर से ही निशाने पर बैठे थे। अगले ही पल कमानों से 2 तीर एक समय पर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े। निशाने पर बैठे थे, जबकि तरकार होनी थी वहाँ उस पर अभी अनिब घटना पर। कौन हो तुम, हमारी सरहद में क्या कर रहे हो? सुंदरी, जंगल किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं होता। यहाँ किसी सरहद से नहीं होती, वह सब के लिए होता है। कोई भी आए अखरोट खेल के चला जाए। असभ्य जानवर, सोच समझकर कोई वाक्य अपने मुख से बाहर निकालो। सुंदरी, अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम्हारी कोमलता का एहसास नहीं होता तो अब तक तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर चुका होता। हम हैं मानव, भेड़िया मानव। शरीर मनुष्य का होने से कोई जानवर मानव नहीं बन जाता। जानवर वानर ही कहते हैं, मानव वानर नहीं। बहुत खूब वेशभूषा, राजसी कवच, दासियां जैसी। सूर्या, आखिरकार तुम सूर्य को आखिर चुप क्यों होना पड़ा? अच्छा, ये शिकार मेरा है, तुम निशाना कैसे लगाया जैसे तुमने लगाया? अच्छा, अब अपना तीर निकालो और मुझे मेरा शिकार ले जाने दो। देखो सुंदरी, ये शिकार मेरा है और इस पर मेरा अधिकार है। हाँ, तुम प्यार से मांगो तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं, हम भीख नहीं लेते। फिर दोनों में झगड़े की का कोई फायदा फिर दोनों से झगड़ने से कोई फायदा नहीं उठा गया। और शिकार उठाया, एक तेंदुए भाग गया। हा हा हा, हम लड़ते रह गए और हमारा शिकार वो देखो। ये लिक्स, रोको। ओह लिक्स, तो ये तो तुम्हारी चाल है। ओ लिक्स, ये तो तुम्हारी कोई चाल है। गुस्से में तिलमाती सूर्या अपनी राह पकड़ ली। शाबाश लिक्स, आज तुमने बचा लिया उसे बहुत तेज। और वुल्फा उसे निहारता रहा बहुत देर तक। और वुल्फा सूर्या वुल्फा को सूर्या कितनी सुंदर, इतना घायल कर गई
की और ठीक से सो भी न पाया। तभी किसी क्षण प्रवेश करने पर चौंका वुल्फा। ओह राजगुरु आप। हाँ महाराज, आप कहीं खोए हुए थे। मेरे आने का पता ही नहीं चला आपको। हाँ मैं लगता है शायद आपने अपने सारी रात खड़े खड़े बिता दी। आपको कैसे ज्ञात हुआ? आपके चेहरे की रेखाएं पढ़कर महाराज आप भूलते हैं कि आखिर हम भी आपके गुरु हैं। इसलिए हम अपनी एक बात की खबर रखते हैं। क्या बात है? बस गुरुराज जी, बात बहुत छोटी सी है। वो वुल्फा ने सीधी विस्तार से गुरुराज को बता दी। वे सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मनुष्य कन्या। लेकिन गुरुराज, मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, कोई उपाय सोचते हैं, क्योंकि अगर कोई बात हो तो व्यर्थ में दुश्मनी कोकणी से हो जाएगी और वे हमारे अधिक शक्तिशाली हैं। उल्फा अगले ही दिन फिर से शिकार पर निकला, ये सोचकर शायद वह सुविद सुबरिया सुबरिया से मिल जाए। लेकिन किस्मत रोज साथ नहीं देती। सारे दिन जंगल में भटकने के बाद उल्फा किले की ओर लौट गया। और शिकार तो मिल गए, लेकिन सीलर मगर जिसे हम भटकते रहे वह नहीं मिली। और वह दिन ब दिन वुल्फा जंगलों की खाक छानने लगा सूर्या की खातिर। आखिर एक दिन वह उसे नजर आई। वाह सिंगल सीलन, आज किस्मत खुल गई अपनी। और नमस्कार सुंदरी, हमने तुम्हारे कारण आज तेज जंगल की खाक कारण रोज जंगल की खाक छानते हैं, आखिर आज मिल ही गई। जंगली इंसान तुम्हें इस गुस्ताखी का जबरदस्त सजा दे सकते हैं। जानते हैं हम कोकणी की राजकुमारी सूर्यन हैं। आपकी जुबान से तो नहीं लगता कि आप राजकुमारी हैं। क्या चाहती हो तुम, और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हम तुम्हें उल्फानों की रानी बनाना चाहते हैं सुंदरी। चीख उठी सूर्यन। यह बात सुनकर, जंगली जानवर होकर भी मनुष्य की बराबरी करते हो, जागते हुए सपने देखते हो। आह। और जख्म गहरा नहीं था, इसलिए उसकी छाती के दिल के करीब लगा। शायद तुम्हें अपनी गुस्ताखी समझ लिया होगा। अगर ऐसा किया तो मैं गर्दन अलग कर दे दूंगी। और वहाँ से रफा दफा हो गई राजकुमारी सूर्य। और महल में पहुंचकर वुल्फा गुरु के पास पहुंचे। गुरुराज। ओह महाराज, आप घायल हैं। इस राज्य में ऐसा कौन सा सूरवीर पैदा हो गया? नहीं गुरुराज, यह किसी ने मुझे घायल जख्म नहीं दिया, यह तो कोकणी की राजकुमारी सूर्य ने का दिया है। ओह महाराज, मैंने आपसे कहा था कि न जाने कितनी देर बहस दोनों महारथियों के बीच चली। आखिरकार उस बहस में गुरुराज ने हथियार डालने पड़े। नहीं गुरुराज, जब उसके बिना नहीं रह सकते, उस यह उसे नहीं, उसकी सुंदरता से घायल है किया है। महाराज, आप समझते नहीं कि हमारे राज्य में मुसीबत आ सकती है। ठीक है महाराज, ऐसा सम्मोहन तैयार करूंगा कि आपको वश में हो जाएगी। धन्यवाद गुरुराज, आपकी हम पर कृपा होगी। और इसमें धन्यवाद कैसा महाराज, हमें आपको दुखी भी तो नहीं देख सकते। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ, कल आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम गुरुराज। और अगले सुबह उल्फा के लिए एक चुनौती भरी सुबह थी। गुरुराज अभी तक क्यों नहीं आए? बेचैन उल्फा सारी रात, वह कामयाब हो पाएंगे या नहीं। उसी क्षण दरबान ने गुरुराज के आगमन की सूचना दी। अरे गुरुराज को जल्दी अंदर भेजो। जो जी महाराज। प्रणाम गुरुराज, आपने मेरी समस्या का समाधान खोज लिया होगा शायद। आयुष्मान भव। हाँ महाराज, मैंने आपकी समस्या को तंत्र भी ने निचोड़ का कार्य में लगा दिया है। सिर्फ ये बताइए गुरुराज, बहुत बेचैन हुआ उसके लिए। सुनो महाराज, यह मंत्र सिर्फ एक बार ही कार्य करेगा, इसके लिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना। और गुरुराज, मैं
वस्त्र में छिपे हुए हथियार को बाहर निकाल कर जक उस एक माला थी। यह 88 मणकों की माला, लेकिन यह ध्यान रहे इस कि इस माला के माणिक किसी भी समक्ष प्रस्तुत करने से सिर्फ एक बार सम्मोहित करते हैं, अन्यथा फिर कभी नहीं कर पाएगा। इसके सम्मान में आप ही कर सकते हैं, वो और कोई नहीं। जी गुरुराज, इसलिए अब इस माला को आप प्रयोग में करें तो सिर्फ उस व्यक्ति के आगे इस माला को अपने वस्तु से निकालें, अन्यथा छुपाए रहें। उल्फा खुश हो उठा आपकी इस उपलब्धि पर। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद तो सही है महाराज, लेकिन इसे बहुत ही समस्याएं का समाधान करना पड़ सकता है। हम समझते हैं गुरुदेव, लेकिन हम मजबूर हैं। ठीक है महाराज, आप जैसा उसे समझें, लेकिन और इसी के साथ चुप हो गए गुरु। और जैसे भविष्य में कोई राज छिपा हो। और और गुरुराज लौट पड़े वापिस। उल्फा की बातें बेखबर खुश था। और फिर सिलसिला शुरू हुआ जंगलों की खाक छानने का। लेकिन मेहनत करने वाले सफल जरूर होते हैं। लिंक्स वो देखो, वह रहा हमारा शिकार। और सुरीला उल्फा को देखे तिलमिला उठी। ओह जिद्दी जंगली, मेरा रास्ता छोड़, नहीं तो तुम इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। सुंदरी, हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने, न ही मौत से डरते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे पराजित होने के बावजूद भी जुबान लड़ाओ। अगली अगले ही पल सुरक्षा ने तलवार का जबरदस्त वार किया। लो बचो जंगली, आज परी तैयारी के साथ आई है सुंदरी। और अगले ही पल वुल्फान के हाथ में बदले वह 18 माणिक की माला निकाली। हाँ सुंदरी, आज मुझसे नहीं जीत पाओगी। और चमत्कार का अभ्यास नहीं हुआ सुप्रिया को। अगले ही क्षण 18 माणिकों की शक्ति इकट्ठी होकर एक किरणपुंज में बदल गई और सुनेता की ओर चली। और जा लगी किरण सुरिंका को। और उल्फा एक क्षण में चंकित हो गया, लेकिन ज़्यादा समय न लगा सूर्यास्त को होश में आने में। परंतु होश में आने के बाद उल्फा हैरत भरी सीमा न रही। ओह उल्फा, न जाने मुझसे क्या हो गया था और तुम्हें सूर्या की नफरत को पिघलते हुए देखा। शायद गुरुराजा ने मंत्र काम कर दिया है। फिर था उल्फा सूर्यास्त को महल की ओर ले चला। और गुरुराज ने महल की भावी रानी का स्वागत किया। जल्दी ही विवाह की तैयारियां करो। और शुरू हो गई उनके विवाह की समारोह की तैयारियां। और उधर कोकणी सूर्या रात्रि तक न लौटी तो आने की तलाश शुरू हो गई। और ढूंढो राजकुमारी को, सारा जंगल छान मारो। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं किसी जानवर ने विनायक जी, हमारी बेटी साधारण बेटी नहीं, जंगल की शेरनी है वो। और रात में मसालों से रोशनी शुरू हो गई राजकुमारी की। ऐसे अंधेरे में तो किसी ज्ञात नहीं होता ढूंढ पाएंगे राजकुमारी जी को। ढूंढो वरना सिर कलम कर दिए जाएंगे। और इस तरह महल में परिवार बेचैनी बढ़ गई। महाराज, मेरी बेटी को लाकर दीजिए, हम तलाश करवा रहे हैं महारानी। और उधर तलाश बढ़ गई। और कोकणी के सैनिकों पूरे जंगल को छानते 2 महीने बीत गए। उप राजकुमारी सूर्या नहीं मिली। और महाराज, हमने सारा जंगल छान मारा, यहाँ तक कि शेरों की मादों में भी घुसकर देख लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फिर राजकुमारी सूर्या को आखिर कहाँ गई है? पड़ोसी राज्य से संपर्क करो। पड़ोसी राज्य की खोज करवाई गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। महाराज, पड़ोसी राज्य वैसे ही आपके अधीन है, भला वे ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? तो फिर राजकुमारी कहाँ खो गई? जमीन निगल गई, आसमान खा गया। और वे अनभिज्ञ थे जंगल के उस पार वुल्फानों के भेड़िए मनों से। वे नहीं जानते थे सूर्या कहाँ हो सकती है। और तिल तिल बीतता जा रहा था। पता नहीं चला 5 माह बीत गए। सेनापति, आज 5 माह इस बात को हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं अभी तक? महाराज,
अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं महाराज, लेकिन आप राजकुमारी को नहीं ढूंढ सके। यहाँ सारे 5 माह चिंतित रह गए। वहाँ उल्फाना का विवाह होने के बाद चांद सी जिंदगी बिता रही थी, चैन की ज़िंदगी बिता रही थी। सूर्या, तुम बड़ी खूबसूरत हो। अगर किसी को ऐसे चिंता थी तो राजगुरु को। आने वाले तूफान जिसकी शांति अभी छाई हुई थी, इसलिए तूफान का सामना करने के लिए तैयारी कर रहे थे। सभा सुल्फान के जवानों, अभ्यास करते रहो, जाने कब तुम्हारी मेहनत काम आए। लेकिन कोकणी महाराज के सामने कोई चारा न था। हमारे मंत्री, हमारे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जोशी को बुलाया जाए। जी महाराज। जोशी को बुलाने के लिए सिपाही दौड़े चले गए और समय न लगा जोशियों को बुलाने में। महाराज, देश के सारे जोशी को बुला लिया गया है, तो उन्हें बोलो कि नक्सरों की दशा देखकर बताएं कि हमारी बेटी राजकुमारी सूर्या की दिशा में है और कहाँ लुप्त हो गई है। जो आज्ञा महाराज। और जुट गए सारे जोशी अपने कार्य में। खोजने राजकुमारी की किस दशा में है। आखिरकार जोशी कितना समय लेंगे आप सही दिशा ज्ञात करने में। महाराज, बड़ी कठिन समस्या है। नक्षत्र सख्त विकसित करने के लिए अध्ययन करने में कठिन हो रही है। लेकिन फिर बताइए तो कितने समय में हम और इंतजार करें। बस महाराज, यह माह अमावस्या से ठीक 3 रोज बाद सारे नक्षत्र एकत्र हो जाएंगे। ज्ञात करेंगे तभी हम आपको सही दशा बता पाएंगे। ठीक है महाज्ञानियों, मुझे आशा दे, आज्ञा दे। तथास्तु। लेकिन महाराज, अभी अमावस्या के 22 दिन का समय है और 3 दिन समय हम क्या करेंगे। इंतजार महामंत्री। परंतु 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 नहीं महामंत्री, जैसे हम दिशा का ज्ञान प्राप्त होगा, हम अपने गुप्तचरों को दिशा वाले हर राज्य में भेज देंगे और फिर ज्ञात हो जाएगा राजकुमारी कहाँ पर है, फिर वहाँ हमला कर देंगे। ठीक है महाराज। हम किसी ने राजकुमारी को कैद कर रखा हो तो महाराज, वह समय किसी प्रकार प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आया। हमारे पास समक्ष किसी प्रकार का प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आया। अभी क्या कह सकते हैं महामंत्री। और अमावस के फिर तीसरे दिन कहिए जोशी, क्या खोज निकाला आपने। हमारे जानने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि हमारी राजकुमारी को खोए हुए लगभग 7 माह हो चुके हैं। चिंता न करें महाराज, हमें दशा ज्ञान हो गया है उसकी बेटी पूर्व दिशा में होने का पता लगता है। लेकिन महाराज, वहाँ पर राजकुमारी क्या जोशी, क्या हुआ उसको। नहीं महाराज, वो ठीक है, लेकिन शायद वो आपको भूल गई है या कुछ और। हम समझ गए जोशी, इसलिए हम उस दिशा में पहले ही गुप्तचरों को भेजने का निश्चित किया है। और तुरंत महाराज ने पूर्व दिशा में हमारे सिर्फ 3 ही राज्य हैं, हमें ज्ञात है महामंत्री। लेकिन महाराज, उन तीनों राज्यों में हम अपने दूत भेजकर पता कर लेंगे, लेकिन इस बार अपने सर्वोत्तम गुप्तचर भेजेंगे। जी यज्ञ महाराज। और राजा के अंधेरे में गुप्तचरों का काम किया करते हैं, इसलिए गुप्तचरों को रात में उन तीनों राज्यों की ओर रवाना कर दिया। यह सिलसिला लगभग 1 महीने भर चला। क्या खबर है महामंत्री। महाराज, उन्होंने सारा राज्य छान मारा किंतु कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है। जोशी की बात गलत नहीं हो सकती। तो तो बात तो कि तो आप ही बताइए महाराज, क्या करें। हमें जोशी के फिर बात करेंगे। जोशी के पास नहीं महाराज, नक्सलों से गलत नहीं हो सकती। हमारी जानकारी के अनुसार राजकुमारी उसी दिशा में है, परंतु वहाँ पर हम जांच करवा चुके हैं। शायद आप भूल रहे हैं महाराज, उस दिशा में एक जंगल भी है और आगे कोई अन्य राज्य भी है जोशी, आपकी बात में दम है। हमें ये सोचा ही नहीं, जंगल के पीछे कोई और राज्य हो सकता है। फिर कोकणी महाराज के आदेश पर अपने गुप्तचर को जंगल पार जाकर खोज करे। और गुप्तचरों ने लगभग 1 सप्ताह भर जंगलों के पार किया
और सप्ताह भर बाद उसे सामने आया। उसे देखकर सब हैरान थे। जल्द ही उन्होंने सूचना महाराज को भेजी। वाह, शाबाश, ढूंढो, शायद राजकुमारी उसी राज्य में हो। जी महाराज। और गुप्तचरों ने जब वहाँ के निवासी भेड़िया मानव को बड़ी परेशानी हुई, मानव को तो उन्हें बड़ी परेशानी हुई। आखिर भेड़िया मानव को जैसा रूप बनाना पड़ा। फिर हुई खोज हर महल और हर कक्ष की, राजकुमारी की, और पूरा राजस्थान मारा, लेकिन कोई सफलता न मिली। आखिरकार उसे उल्फा का महल में प्रवेश करना पड़ा, और खतरा भी था पकड़े जाने का, क्योंकि महाराज का महल था और उसकी लंबाई भेड़िए मानवों से कम थी। महाराज के महल की तलाशी लेते लेते गुप्तचर महाराज के कक्ष में पहुंच गया, और फिर वहां जाने पर उसने देखा तो एकदम चौंक उठा। ओह, ये तो क्या देख रहा हूँ। फिर उसने सावधानी से काम करने लगा। ऐसे हालात में राजकुमारी अकेली हो नहीं सकती, इसलिए मुझे महाराज को खबर करनी चाहिए। और बड़ी बहुत मुश्किल के बाद गुप्तचर अपने साथियों से मिला। ओह, देखा तुमने? हाँ रामेश्वर, मैंने उसे देखा है। ऐसा क्या देखा? गुप्तचर ने। और ठीक है, तो जो सूचना है उसे जल्द सुना महाराज तक पहुंचाइए। बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसा हालत में उस तक जाना ठीक नहीं है। और जल्द ही सारे महल में कौन के समक्ष थे। महाराज, मैंने वहाँ वही देखा, वहाँ पर यह युद्ध की तैयारी करो। जोगा महाराज। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। आज उल्फानों पर हमला करेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन राजकुमारी को लेकर आएंगे। जी सेनापति। और सेनाओं को कूच करने का आदेश देने लगा। लेकिन उल्फानों वोट की पहले से ही सचेत था। गुरुराज गुरु गुरुराज, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बादल नजर आ रहे हैं। मुझे शक है कि वे कोई वुल्फानो में आकर गया है, और वे धुएं के बादल जरूर कोंकणी राज्य की सेना का आगमन की सूचना है। इसलिए तुम अपनी सेना तैयार करो और महाराज को सूचित करना, और मुझे एक काम करना है। जल्दी उल्फा को ज्ञाता हो गया, और सूर्या से प्यार में डूबा उल्फा उसी क्षण युद्ध के लिए तैयार हो गया। और जब समय न लगा दोनों देशों की सेनाओं में युद्ध के मैदान में आमना सामना करने में, और जबरदस्त होनी थी, क्योंकि एक तरफ मैदानी इलाके के लड़ाई से अभ्यस्त कोंकणी, और एक तरफ वुल्फानों के सैनिक जो सिर्फ जंगल की छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ने वाले थे। वुल्फानों के राजा वुल्फा अपने आप को और सैनिकों को तबाही से बचाना चाहते हो तो राजकुमारी सूर्या को हमारे हवाले कर दो। कोंकणी के महाराज, जब सूर्या हमारी पत्नी है और हम चाहते हैं आप हमारे इस संबंध को स्वीकार करें। नहीं वुल्फा, हम इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक भेड़िया मानव, आधे जानवर आधे इंसान, और सूर्या को लेकर ही जाएंगे, चाहे कैसे भी हो। और अगले ही पल राजा कोकण ने युद्ध की घोषणा कर दी, और फिर वही युद्ध शुरू हो गया जिसमें होने वाली थी सिर्फ तबाही और तबाही की तबाही। और युद्ध हुआ। वुल्फानों के सैनिक पर भारी पड़ने लगे कोंकणी के सैनिकों को लड़ो अपनी आन की खातिर। ज़्यादा देर तक लड़ने का अभ्यास न होने के कारण वुल्फानों सेना हार कगार कर पहुंच गई। महाराज, हम हार रहे हैं, लड़ो आखिरी दम तक। और कोंकणी का राजा अधिक देर न लगी वुल्फानों को बंदी बनाने में। वुल्फा, चाहे जैसे भी सही, तुम हमारे परिवार से जुड़े हो, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बंदी बनाकर साथ ले जाऊंगा। और कोंकणी के इस तूफान को रोंद डाला अपने पैरों तले वुल्फानों ने, और तहस नहस हो गया वुल्फानों।
और कोकणी राजा से ले गई अपनी राजकुमारी के साथ बंदी बना लिया उल्फान को भी। और कोकणी पहुंचने पर राजकुमारी का सम्मोहन तोड़ने के लिए एक मांत्रिक बुलाया गया। महाराज, यह सम्मोहन माणिकों का सम्मोहन जल्द ही तोड़ दूंगा। आप मुझे 18 माणिक मंगा के दीजिए। माणिक मिलने के बाद, बस महाराज, यह सम्मोहन अभी तोड़ता हूँ। सिर्फ ये 18 माणिक मिलाकर राजकुमारी के आगे तोड़ने होंगे। और जैसे ही माणिक मांत्रिक ने राजकुमारी के आगे तोड़े, राजकुमारी होश में आ गई और अब होश में आकर अपने उल्फानों के अतीत भूल चुकी थी। ओ पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी समय सोकर उठी हूँ। ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हें लग रहा है। वहाँ तो राजकुमारी वापस अवश्य आ गई, लेकिन वो खो गई थी। और यहाँ का व्यक्तित्व जो राजकुमारी को उस अवस्था में पहुँचाने वाला था, प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। कोकणी राजा, तुमने राजकुमारी के कारण उल्फानों का नसब नाबूद कर दिया, मेरे संतान जैसी प्रजा को बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं खामोश बैठने वाला नहीं। अपनी बर्बादी का बदला गुरु भोटकी जरूर लेगा। मेरे साथ होगा उल्फानों का नया शासन। और राजा उल्फा का पुत्र को भी इस बच्चे का बड़ा करूँगा, ऐसा सेना नायक बनाऊंगा कि कोई इसे सामने ठहर नहीं सक पाएगा। फिर शुरू हो गया कड़ी परीक्षण का काल। शाबाश, मैं तुम्हें ऐसा लड़ाका बनाऊंगा, तुम जल थल कहीं भी युद्ध कर सकोगे। और समय बीतता गया, कड़ी मेहनत होती जा। शाबाश, तुम बिना किसी सहारे दीवार पर चढ़ो। कोई भी दीवार के सामने, कैसी भी दीवार सामने हो, सिर्फ 2 बांस का रास्ता, उसके लिए आर पार करना आसान था। और ऊपर चढ़ो। पहले दिन, फिर महीने, फिर साल बीत गए जैसे, और कई किताबें के पन्ने पलट रहा हो। संभाल नहीं, नहीं चोट खा लोगे बेटा। और देखते ही देखते छोटा बच्चा आखिरकार करने लगा ऐसा साहस जिसने सब परिचित थे। शाबाश, अब तुम हर कला जानते हो। जी हाँ, ये भेड़िया पारस से घिस घिस कर खरा सोना बन रहा था। भेड़िया उर्फ को भी जल में, थल में, नभ पर अपनी कलाओं में निपुण बन रहा था। को भी भेड़िया, सुनो को भी, तुम यह बात बताता हूँ कि तुम्हारी पूंछ में ऐसी शक्ति है कि जिस पूंछ को लंबा करने पर अपने प्रतिद्वंदी को हथियार छीन सकते हो, जबकि तुम्हारे दोनों हाथ व्यस्त हों। अच्छा गुरुराज, यह कैसे संभव है? यह एक गूढ़ रहस्य है जिसे फिर कभी बताऊंगा। और अब करनी होगी एक भीषण तैयारी। कैसी गुरुराज? तुम्हें अपने माता पिता को कैद से छुड़ाने के लिए। क्या धमाका किया भेड़िया के दिमाग पर इस बात का? क्या कह रहे हैं आप गुरुराज? क्या मेरे माता पिता जिंदा हैं? हाँ बेटे, तुम्हारे माता पिता त्रिकोणी हैं। और तुम्हारी माता माता का नाम मात, तुम्हारी माता तो कोई पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता जरूर कैद में हैं। तो मेरी माँ, वह भी तुम्हें पता चल जाएगा। गुरुराज की बात सुनकर भेड़िया चकरा गया। गुरुराज, आप ठीक ठीक बताते क्यों नहीं? कोकणी जेल में 20 वर्ष लंबी कैद के बाद एक जांबाज नायक का हाल ऐसा हो गया जैसे पतझड़ के पेड़ का। अरे, इस भेड़िया को देखो, कैसा है ये भेड़िया मानव, जो बोलता नहीं। 20 साल हो गए। अरे, हमला हो गया, जल्दी हथियार संभालो। अरे भेड़िया जानवर, तेरे जैसा भेड़िया हमला कर रहा है, तुझे लेने
आए होंगे, लेकिन हम उन्हें यहीं लाकर डाल देंगे। ओह, आज 20 वर्षों बाद आया है यहाँ हमला करने। हे भेड़िया देवता, मदद कर उसकी, जिसने इस कैद से मुक्ति मुक्ति दिला सके। कोकणी चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन इस अचानक हुए हमले से बौखला गए। अचानक होने यह तूफान शक्तिशाली था। साथियों, आगे बढ़ते रहो और महाराज को चुराना है। उनके नेतृत्व कर रहा था कोबी। महल की सीमा में, गली कूचे महल में आगे बढ़ो। इन पर हथियार का तेज, सब पर हथियार हथियार करते जा रहे थे भेड़िया मानव। अधिक और अधिक करते करते हुए जा रहे पहुंचे महल में, जहां राजा करकोण अपने पुत्र सहित मार्च संभाले। ये भेड़िए इतने शक्तिशाली होंगे, हमें सोचा भी नहीं था पिताजी। लड़ते लड़ते भेड़िया मानव राजमहल में बढ़ते चले गए और को भी बढ़ रहा था अपनी मंजिल की ओर। बता बंदीगृह कहाँ है? ओह, और बढ़ गया सैलाब, बढ़ो साथियों। और बंदीगृह के सिपाही गाजर मूली की तरह काट रहा था को भी। और मंजिल दूर नहीं थी, लेकिन राह कठिन थी। और अंत में को भी पहुंचा वहां, जहां पहुंचने पर उस बड़ी मुश्किल से झेलना पड़ा। कोबी ने जो दिखा उसे देखते रह गया, और यह सब सुनकर खुश हो गया उल्फा बाबा, और आंखें भर आई उसकी। उल्फा अब जवान को अपनी आंखों से देख वुल्फ अपने जवान बेटे को अपनी आंखों से रोक न सका। कोबी के साथ राजा कोकर्ण के पास अब अपने ही महल में कैद थी। बोलो महाराज कोकर्ण, हमारी सूर्या कहाँ है? कहाँ है कोबी की माँ? महाराज कोकर्ण ने आखिर बताना पड़ा। उल्फा, उसकी शादी हमने महेंद्रगढ़ के राजा के साथ कर दी। किस दिशा में है महेंद्र मेरा गढ़? उत्तरी पूर्व में। बात खत्म होने से पहले उल्फा राजा की गर्दन पकड़ ली और फिर से जिंदा हो गए 20 साल पहले का उल्फा। और कोकणी को जीतने का कारण जोश भर गया था उल्फा सैनिकों में। और इसी जीत जोश के कारण एक लंबी दूरी तय करते हुए सैनिक मोरागढ़ की सुरक्षा चौकियों को तहस नहस करके मोरागढ़ के किले में घुस गए। मेरे साथियों, उजाड़ दो इनको। मोरागढ़ में सैनिकों की कोंकणी सैनिकों की भांति अचानक हुए हमले से मात खा गई। और जल्दी बता उल्फा को भी कब्जा कर लिया महेंद्र मेरागढ़ के राजमहल पर। बोलो राजा कहाँ है हमारी सूर्या? मजबूरी में मोरागढ़ के राजा उल्फाना ने कोबी के रानी महल का तक ले जाना पड़ा। ओह, तुम जानवर तो तुम हो सूर्या। सूर्या अपने पिता की और उल्फाना के बताए समय के बारे में जान चुकी थी। इतना साहस कैसे किया? मेरे सुहाग को हाथ लगाओ। ऐसा नहीं बोलो सूर्या, तुम मेरी पत्नी हो। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी इसकी पत्नी हूँ। जो मेरे पास मत आना, वरना इस चाकू से स्वयं को खत्म कर लूँगी। नहीं सूर्या, यह हमारा पुत्र कोबी, जिसका नाम तुमने रखा था। मेरा तुमसे कोई कभी ब्याह हुआ ही नहीं, तो ये पुत्र कैसा? नहीं सूर्या, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें पिता ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती तुम इनसे करवा दी। अपनी जुबान पर मेरा नाम मत लाओ जंगली। पिताजी आप रोक पिताजी आप रुकिए। जब तक यह आदमी जिंदा है, माँ हमारी हमारी नहीं हो सकती। इसे ख़त्म कर देता हूँ। नहीं नहीं जंगली, तुम ऐसा करो। उससे पहले मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर में बदल जाओ। और अगले ही पल को भी पत्थर में तब्दील हो गया। को भी सूर्या ऐसा मत करो। नहीं। और गुल्फा विनती करने लगा सूर्या से, इसे छोड़ दो सूर्या, निर्दोष है। और कुछ भी करो, ये तुम्हारा बेटा है। माँ, मुझे श्राप से मुक्त कर दो माँ। सूर्या
छोड़ दो, तुम्हारे बिना वापस चला जाऊंगा। और इस तरह उल्फा सूर्या को क्षमा मांग रहा था। दूसरी तरफ को भी पत्थर का बनता जा रहा था और उल्फा क्षमा प्रदान करने का अवसर हुआ। सूर्या की ममता जागी। तो ठीक है, लेकिन मेरा श्राप वापस नहीं ले सकती। हाँ, उसे तोड़ तोड़ बता सकती हूँ। यदि कभी अनजाने में तुम्हारे ऊपर किसी कुंवारी कन्या का खून टपका तो तुम फिर से जीवित हो सकते हो। सूर्या ने सूझबूझ कर ऐसा उपाय बताया जिससे को भी उसी पल शराब मुक्त होकर फिर से हमला न कर सके, बल्कि को भी प्रगति रूप से लंबे समय बाद शराब मुक्त हो। को भी कम तलाक न था। लेकिन माँ, आपने मुझे पत्थर का बना दिया। अगर मैं पत्थरों के बीच रखा जाऊंगा तो मेरी पहचान कैसे होगी? इसलिए आप किसी मूल्यवान धातु में बदल दें। और काफ़ी विचार करने के बाद, ठीक है, मैं तुम्हें सोने में बदल देती हूँ। और अगले ही पल को भी सोने की मूर्ति बन गया। धन्यवाद सूर्या, अब तुम हमेशा परेशान नहीं करूँगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। और कोबी की मूर्ति उल्फानो ले गया और पास ही एक पहाड़ पर रख दिया, और जिससे कैसे न कैसे अनजाने में आदमी किसी कुंवारी कन्या का खून टपका दे या फिर टपक जाए। कोबी का विशेष हथियार गदा भी अपने हाथों में पकड़ा दिया और परिक्त ऐसे रूप मूर्ति के खड़े सालों बीत गई। और फिर एक दशक बाद, एक शताब्दी बाद, और न जाने कितनी शताब्दियां बीत गई और हजारों वर्ष के बाद आज मैं तुम्हारे सामने जीवित हूँ जैन, बल्कि इस कैद से मुक्ति हुआ। तुम जानती हो कैसे? बहुत ही रोचक तुम अरी आत्मकथा है भेड़िया। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती। 50,000 वर्ष जवान व्यक्तियों जवान व्यक्तियों के बात जवान व्यक्ति से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक करती हो। अच्छा भेड़िया, अब तुम बूढ़े हो गए हो तो क्या तुम बूढ़े भी कभी हुए हो अभी तक? क्यों मेरी उम्र उकसाने दिन रुक गए थी, शराब वाले दिन रुक गई थी, तो शायद मर चुके हो अब तक। हाँ, यानी तुम 20 वर्ष के हो और तुम्हारी गुरुराज और पिता शायद। भेड़िया ने अपने जन्म की कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखें। साथ में भेड़िया के जन्म के साथ अब उनके जन्मदिन पर कॉमिक्स का इंतजार करें। सिर दी पेश होगी ग्रहणों।